हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को समझा था। उसकी दो ब्रांच थी, शाखाएं थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो सब हम जान चुके हैं। इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ पूछा जाता है परीक्षाओं में। लिख देता हूँ दोबारा, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। दूसरा, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने डिमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डिमांड, सप्लाई और प्राइस के बारे में बात की थी कि डिमांड बढ़ने से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है और डिमांड घटने पे प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब आप सभी जान चुके हैं बहुत अच्छे से। सप्लाई बढ़ने से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है और सप्लाई घटने से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप जान चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की थी हमने कुछ, उसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। बजट, पॉपुलेशन, पुअर्टी, ये सब चीज़ों की हमें अध्ययन करना है। माइक्रो के फादर हमने पढ़ा था रीगनर, फ्रिच रेगनर थे, और मैक्रो के फादर थे J.M. काइंस। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था उसको। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये सब हमने देखा था। आज हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोगों को बात करनी है कुछ बैंकिंग सिस्टम से। बैंकिंग सिस्टम में स्पेशली हमको जानना है CRR, SLR, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद बैंक रेट, और फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन सारे टर्म को हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये किसी को भी नहीं मालूम होगा अच्छे से। CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये समझ लेते हैं कि CRR, SLR बैंक RBI के साथ जमा करती है। क्यों करती है, इसका क्या उपयोगिता है बैंकिंग सेक्टर में और हमारी अर्थव्यवस्था में, इसका क्या प्रयोग है, कैसे हम महंगाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस टूल का प्रयोग करके। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, MSF क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। आज हम उसकी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और ऐसी चीज़ों को हम जानेंगे जो शायद ही किसी को मालूम हो, और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो यही दिमाग काम नहीं करता कि आखिर पूछ क्या लिया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी हम लोगों ने। अब हम बैंकिंग सेक्टर का जो विकास हुआ है, बैंक का विकास हुआ है, उससे पहले ऐसा नहीं था कि लोग उधारी लेने के लिए बैंक का ही इस्तेमाल करते थे या किसी को कहीं पैसा जमा कराना था तो बैंक का ही इस्तेमाल करते थे, ऐसा नहीं था। बहुत पहले क्या होता था कि आपको कुछ खरीदना है तो आपके पास कुछ वस्तु होनी चाहिए और आप वहाँ जाके एक्सचेंज कर लेते थे। हम लोगों ने भी गाँव में ऐसे ही किया है जब बचपन में, कि कुछ ले जाते थे, गेहूँ चावल ले जाते थे और कुछ हम लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी एक्सचेंज में। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज। जैसे प्राचीन भारत जब आप पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि चीज़ों का एक्सचेंज होता था, अदला बदली होती थी, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसमें खामी थी, आपको जो चीज़ बेचनी है उसको आपकी चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, अन्यथा इसका कोई उपयोगिता नहीं थी। इसी को कहा जाता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। स्पेलिंग पता नहीं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि आपको दोनों तरफ आपकी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। आपको जिसकी ज़रूरत है उसको भी उसकी होनी चाहिए और उसकी चीज़ की आपको ज़रूरत होनी चाहिए, तभी ये एक्सचेंज हो पाएगा। ये एक समस्या आ गई थी इसमें। तो फिर मुद्रा का विकास हुआ, सोने की मुद्राएं चली, फिर जैसे हड़प्पा संस्कृति में टेराकोटा की मुद्राएं थी वो, फिर उसके बाद सोने की मुद्राएं चली, चांदी की चली, कांसे की चली,
और इसके बाद अब हम जिस युग में रह रहे हैं उस समय तो अब कागज़ की मुद्रा का भी प्रयोग कम होता है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होता है ना। अब बिटकॉइन चल चुका है, तो वर्चुअल मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ चुका है। तो लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम कहेंगे कागज़ की मुद्रा। अब जैसे लोगों के पास पैसा आया, सेविंग हुई, तो उन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा कर दिया, ये बैंक है, ये डिपॉजिटर है। डिपॉजिटरों ने बैंक में जमा कर दिया पैसा, बैंक में जमा कर दिया। बोरोवर होते हैं कुछ, उनको बैंक ने लोन दे दिया। डिपॉजिटर बैंक में जमा करते हैं, बैंक बोरोवर को, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कोई पर्सन है, उनको लोन दे देती है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है। जैसे डिपॉजिटर को 4% अगर ब्याज मिलता है, अगर आपका खाता है बैंक में, होगा ही होगा, तो आपको कुछ ब्याज में मिलता है। वही पैसा बैंक बहुत लोगों से इकट्ठा करके क्या करती है, बोरोवर को दे देती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फर्म जैसे विजय माल्या, मुकेश अंबानी, इन सब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को दे देती है, उनसे वो ज़्यादा ब्याज वसूलती है। इससे बैंक को प्रॉफिट होता है और इससे बैंक अपना प्रॉफिट भी निकालता है और अपना मेंटेनेंस भी करता है। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम का काम करता है। इतना सब समझने के बाद अब हम लोगों को फिर आते हैं कि CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनकी क्या उपयोगिता है, बैंक इनका कैसे प्रयोग करता है, RBI कैसे प्रयोग करके महंगाई को कंट्रोल करता है, ये सब हम लोगों को ये समझना है आज की भी इस वीडियो में। अब हम लोगों को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये जानना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है आपकी। डिमांड बढ़ने का क्या मतलब है कि मनी सप्लाई, आपके पास पैसा है, तो एक काम क्यों ना किया जाए कि किसी भी तरह से ये RBI क्या काम करे, आपके पैसे को, जो पैसे हैं आपके पास, उसको कम कर दे। आपके पास पैसे कम होते ही आपकी डिमांड कम हो जाएगी और उससे आप परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, आपकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। तो RBI क्या करती है कि किसी भी तरह से करके जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें पैसे का फ्लो को कम कर देती है, मनी सप्लाई को कैसे भी कम करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है RBI। और इस वजह से जैसे ही मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास जो डिमांड करने की शक्ति है, क्रय करने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी और इसी से क्या होगा, किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, अर्थव्यवस्था में एक कंसेप्ट आपको समझना है कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी प्राइस कम होगा। ठीक उल्टा, डिमांड किसी चीज़ की कम हो गई है, अगर किसी भी वस्तु की डिमांड कम हो गई है तो उसका दाम कम हो जाएगा। और जैसे ही किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाती है, कोई वस्तु कम होती है, तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। ये आप कंसेप्ट हमेशा दिमाग में बना के रखेंगे। अब एक स्टेप और आगे आते हैं। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ेगी कैसे, जब आपके पास होंगे पैसे। किसी भी तरह से वो पैसे अगर आपके कम कर दिए जाएं तो आपकी डिमांड हो जाएगी कम, फिर महंगाई कम हो जाएगी। तो यही RBI काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जिसे कहते हैं, इसके द्वारा RBI यही काम करती है कि पैसे के फ्लो का इकोनॉमी में कंट्रोल करती है। ये पैसा कैसे कम फ्लो करे इकोनॉमी के अंदर, और जैसे ही पैसे का फ्लो कंट्रोल कर लेगी ये, तो उससे डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होने के बाद महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ये आप अच्छे से समझ लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि मनी सप्लाई कैसे भी करके कम करनी है। इतना कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो अब आगे की चीज़ें समझने में आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बैंक का कार्य आपने समझ लिया, डिपॉजिटर वहाँ पर बैंक में जमा कराते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जमा कराने के बाद फिर वो बैंक किसी को उधार पर दे देता है, उससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और आपको थोड़ा सा देता है, उसमें अपना प्रॉफिट कुछ रख लेता है बीच में, जिससे वो बैंक अपना मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी और जो भी मेंटेन करना है वो मेंटेन करती है और कुछ प्रॉफिट कमाता है। तो ये सारा इस तरह से बैंकिंग सिस्टम काम करता है। अब बहुत आराम से समझते हैं कि कैसे महंगाई कम करती है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यही सब चीज़ें कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है,
आरबीआई बनाती है। ये बिल्कुल एग्जाम आप जैसे ही देंगे तो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का जब प्रश्न आएगा तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाती है। एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है फादर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टर्म आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। और सीआरआर एसएलआर इन सब के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही, इसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, चाहे वो यूपीएससी हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, इसके कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम होगा, ये वीडियो आप देख रहे होंगे कभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये होता क्या है, आज आपको समझ में आएगा। और वीडियो इसीलिए पूरा देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, अच्छी तरह से ये दिमाग में बिठा चुके हैं कि किसी भी तरह से मनी सप्लाई को अगर इकोनॉमी में रोक दिया जाए, कम कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो उससे महंगाई पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करती हैं बैंक, बैंक के अभी टूल्स होते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि कैसे कंट्रोल, जैसे इन्फ्लेशन है और ये डिफ्लेशन है। समझ चुके हैं आप कि मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। मनी सप्लाई को कम करते ही आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन क्या होता है, चीज़ों के वस्तुओं के दाम में कमी आ जाना। मनी सप्लाई डिक्रीज करने को कहते हैं टाइट मनी पॉलिसी। और इसी को कहा जाता है डियर मनी पॉलिसी। दिमाग में अच्छे से बिठा लें, इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो कितना भी छोटा एग्जाम हो, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कि टाइट मनी पॉलिसी का इस्तेमाल कब किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। डियर मनी पॉलिसी क्या होती है, जब मनी सप्लाई को कम किया जाता है। टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कम किया जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, डिफ्लेशन के अंदर मनी सप्लाई, इसको क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई कम है, डिमांड कम है, डिमांड कम होने से चीज़ों के वस्तुओं के प्राइस कम है। दूसरी बात आती है, टाइट मनी पॉलिसी की जगह यहाँ हो जाएगा ईजी मनी पॉलिसी, ये ईजी मनी पॉलिसी हो जाएगा। और फिर डियर मनी पॉलिसी की जगह हो जाएगा चीप मनी पॉलिसी। तो ये अच्छे से समझ लें, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आप बताइए क्या नहीं समझ में आया आपको। सब कुछ मैंने बता दिया, डिमांड सप्लाई का क्या है, प्राइस के ऊपर आपका क्या फ़र्क पड़ता है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है वस्तुओं की, सेवाओं की कीमतों में मनी सप्लाई को कम करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ईजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पे आएंगे, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ। इस पे अब हम आएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीआई कंट्रोल करती है महंगाई को मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, उसको कम करके, और अगर डिफ्लेशन होता है तो उसमें मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। और भी कई इसके इस्तेमाल हैं इस टूल्स के, जैसे ये जो मैंने लिखा है सीआरआर, एसएलआर वगैरह। तो दो टाइप के टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। ये होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स की बात हम आगे करेंगे, हम आज क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे सिर्फ, कि क्वांटिटेटिव टूल्स के द्वारा कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। उसमें सबसे पहले हम सीआरआर और एसएलआर को बात करेंगे। सीआरआर, एसएलआर के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या होता है, बैंकों को अपने पास जमा करके कुछ पैसा रखना पड़ता है ताकि इमरजेंसी या पैनिक स्थिति में
डिपॉजिटर जितने भी अगर वो आ जाते हैं आपसे पैसा मांगने के लिए, तो ऐसा ना हो कि एक पैनिक स्थिति उत्पन्न हो जाए और आपके पास देने के लिए पैसे ना हो। तो इन सब परिस्थितियों से, इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। आरबीआई कुछ नियम बनाती है कि बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के साथ करंट अकाउंट में रखना पड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर की पहले हम बात कर लें। अभी वर्तमान में जो चल रहा है सीआरआर, ये करंट रेट, ये सब बदलता रहता है। हर 2 महीने के बाद इनको रिवाइज कर दिया जाता है। जैसे ही हम आपकी अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गई है या इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, समझते हैं इसको, लॉकडाउन चल गया है तो क्या आ गया है कि आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम है, लोगों के पास पैसा बहुत कम है। तो क्या करेगी, सब चीज़ों के रेट, अब ये इन टूल्स का कंट्रोल करके आप कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये सब हम देखते हैं। जैसे सीआरआर है, नॉर्मली 4% होता है, 5%, 8% ऐसे कुछ होता है। फिर इसको परिस्थितियों के हिसाब से घटा बढ़ा दिया जाता है। सीआरआर क्या होता है, 4% होता है और एसएलआर होता है 22%। नॉर्मली, अभी नहीं है, वर्तमान में इतना नहीं है, समझाने के लिए आसान पड़ेगा। किसका इतना परसेंट जमा किया जाएगा, मान लीजिए कोई बैंक है, ये 4% जमा करना पड़ेगा, 22% जमा करने पड़ेगा, टोटल हो गया 26%। 1/4 से ज़्यादा तो पैसा डिपॉजिटर का या जो भी बैंक का एसेट है उसको जमा करना पड़ेगा 26%, ताकि कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए अचानक से डिपॉजिटर आए बैंक में तो उनको तुरंत मिल जाए। उसके बाद बोरोवर को ये 74% के करीब बचा, इतना ही बोरोवर को उधार दे देती है। उनसे लगभग 10% अगर ब्याज लेती है तो आपको कितना, 4% ब्याज देती है। अगर आप डिपॉजिटर हैं, आप बोरोवर हैं। डिपॉजिटर का मतलब जो पैसे जमा कराता है उसको 4% ब्याज मिलता है, और जिसको उधार पर दिया जाता है वो 10% के करीब उधार देता है। बचा 6%, बैंक अपने स्टाफ की सैलरी, जो मेंटेनेंस है बैंक का, उसको खर्च करती है, थोड़ा प्रॉफिट लेती है, और फिर इस तरह से ही काम चलता है। बैंक के पास पैसा आया तो बैंक क्या करती है, कभी पैसा ही गवर्नमेंट को भी देती है, इंडस्ट्रीज़ को भी देती है, किसी पर्सन को भी देती है, बिजनेसमैन को भी देती है। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम पूरा काम करता है। यानी कि अगर आप जमा कराते हैं पैसा तो आपको 3 या 4% मिलेगा, लेकिन अगर आप उधार लेते हैं, किसी तरह का लोन लेते हैं, तो वो 10%, 15% ऐसे होता है। अब आप एक बात समझिए, अगर लोन जो 10% मिल रहा है उसको ये बढ़ा के 20% कर दें, तो क्या आप लोन लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जिसको बहुत इमरजेंसी नहीं है वो रुक जाएगा, वो थोड़ा वेट करेगा। उससे क्या हो जाएगा कि डिमांड किसी भी चीज़ की कम हो जाएगी। जैसे कोई वो है रियल इस्टेट है, घर बिक रहे हैं, अगर ये लोन बहुत सस्ते हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग लोन लेके घर खरीदना चाहेंगे। लेकिन यही लोन अगर बहुत महंगा कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए, 60% कर दिया जाए या 40% कर दिया जाए, तो लोग कम जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि उस पर लोन का इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हर आदमी पे नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी और उस वस्तु की प्राइस कम हो जाएगी। तो इस तरह से बैंकिंग काम करता है। लेकिन हमें समझना है कि 4% और 22% किसका लिया जाता है, ये कब कैसे काउंट किया जाता है। तो इसके लिए एक शब्द होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। इसको समझते हैं, बहुत प्यार से समझेंगे क्योंकि ये ज़िंदगी भर काम आएगा। किसी को भी आप समझा सकते हैं। क्या होता है नेट डिमांड, NDTL, बहुत ही यूज होता है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वर्ड लगे, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अजीब लगेगा। एक शब्द इस्तेमाल होता है बैंकिंग सेक्टर में, NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेट डिमांड क्या होता है, एक होता है नेट डिमांड और दूसरा होता है टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड जब भी डिपॉजिटर करेगा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। जब भी डिपॉजिटर ने जब भी डिमांड की आपको
पैसा पे करना पड़ेगा, उसको कहते हैं नेट डिमांड। टाइम लायबिलिटीज, अब नेट डिमांड में जो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अजीब लगेगा, कासा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट, और सा का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, 0%। सेविंग अकाउंट में 4 से 5%, जैसा बैंक है, अगर प्राइवेट है तो थोड़ा सा ज़्यादा पे कर देगा, सरकारी है तो थोड़ा सा कम पे करेगा। तो सेविंग अकाउंट होता है एक होता है करेंट अकाउंट। ये नेट डिमांड में आते हैं दो तरह के, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। डिमांड ड्राफ्ट होते हैं कुछ, डिमांड ड्राफ्ट कि जब भी आपको डिमांड करनी है, आप जब डिमांड करेंगे तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। बैंक इसके लिए आपको डिनाई नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है, उसको पैसा उसी समय पे करना होगा। तो ये होता है नेट डिमांड। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट। करेंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में 4 से 5-6% मिलता है, जिस तरह का बैंक है। सरकारी बैंक कम देते हैं, प्राइवेट बैंक थोड़ा ज़्यादा देते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा देते हैं। टाइम लायबिलिटीज़ क्या होता है? एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे कि आज आपने बैंक में पैसा जमा कराया, जैसे किसान विकास पत्र होता है, इस तरह के कई सारे जो वो होते हैं पैसे, वो बैंक में एक फिक्स टाइम के बाद मैच्योर होते हैं और तभी आपको ब्याज के साथ मिलता है। उससे पहले अगर आप लेंगे तो कुछ पेनल्टी होगी, कम पैसे मिलेंगे। तो टाइम लायबिलिटीज़ का मतलब कि अगर मान लीजिए 10 साल का है कोई बॉन्ड है, तो 10 साल से पहले आप नहीं डिमांड कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो टाइम लायबिलिटीज़ का मतलब टाइम पे आपको देना पड़ेगा, ये एक फिक्स टाइम के लिए। वो टर्म डिपॉजिट भी इसको कहा जाता है, टाइम लायबिलिटीज़ को टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है। फिक्स टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा, ये नहीं कि जब भी आप डिमांड करेंगे, आज आपने 1 लाख 5 लाख का कुछ किसान विकास पत्र ले लिया, कोई कागज़ ले लिया और आप कल को चले जाएंगे, नहीं हमारा वापस दे दो। तो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, उसको टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। उसमें आते हैं फिक्स डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट, ये आते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया। टाइम लायबिलिटीज़ आप समझ चुके हैं कि नेट डिमांड क्या होता है, डिमांड जब भी आप करेंगे आपको देना पड़ेगा। टाइम लायबिलिटीज़ में क्या होता है, कुछ समय के बाद आपको पैसा मिलता है। ये बात आप ध्यान रखें कि नेट डिमांड जो होता है, ये होता है 7 से 8 से 9%। टोटल जो डिपॉजिट होता है, टोटल मान लीजिए 9% होता है, तो सबसे ज़्यादा ये होता है 80% के करीब। 80% टर्म डिपॉजिट होता है, 9 से 10% तक नेट डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड लायबिलिटीज़ कहते हैं इसको, डिमांड लायबिलिटीज़ कहा जाता है नेट डिमांड को, और इसको टाइम लायबिलिटीज़ कहा जाता है। तो ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ बन जाती है। अब ये जो किसी भी फ्राइडे को मान लीजिए 100 करोड़ जमा होता है, तो 2 फ्राइडे छोड़ के तब तक ये मेंटेन करना रहता है। तो ये 100 करोड़ का आप समझ चुके हैं, एनडीटीएल का 4% और 22% इनको जमा करके रखना पड़ता है, एनडीटीएल का। तो ये आप समझ गए। अब सीआरआर के बारे में और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। एनडीटीएल आप समझ चुके हैं, डिमांड लायबिलिटीज होती हैं और टाइम लायबिलिटीज होती हैं, दोनों को मिला के नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज कहा जाता है। सीआरआर होता है 4%, मान लीजिए 4% है। पहला पॉइंट, ओनली कैश में जमा होगा। ठीक है, बैंक आरबीआई के साथ 4% जमा करती है और वो भी ओनली कैश में। दूसरा पॉइंट, नो प्रॉफिट। बैंक को इस रिजर्व पर, इस पैसों पर कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, ऑल बैंक्स, सभी बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, रीजनल बैंक हो, किसी भी तरह का कोई भी बैंक हो, उन सभी बैंक को ये मेंटेन करना पड़ता है। सभी तरह के बैंक को ये मेंटेन करना पड़ता है सीआरआर को। 3 बातें समझ लें आप, ओनली कैश में ये जमा होगा,
कोई इस पे प्रॉफिट मिलेगा, और सभी तरह के बैंकों पर ये रिजर्व रेशो लागू होता है, सभी को मेंटेन करना पड़ता है, ये आप समझ लेंगे। सभी तरह के बैंकों पर लागू होता है। ये 3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे। सिर्फ आपको ये मालूम रहता है कि CRR जमा करना पड़ता है RBI के साथ। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे SLR के ऊपर। SLR में क्या होता है? SLR में भी RBI के साथ जमा करना पड़ता है, SLR में भी RBI के साथ जमा करना पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा होता है, 22% होता है। क्यों 22% होता है? दोनों में क्या अंतर है, इनको हम समझते हैं। SLR पहली बात किस में जमा होगा? ये जैसे ओनली कैश में जमा हो रहा है। अब इसका SLR का हम पहला पॉइंट देखते हैं। कैश, गोल्ड और RBI अप्रूव्ड। RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कैश में भी जमा होगा, गोल्ड में भी जमा होगा, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी में भी जमा होगा। समझ लें, याद कर लें, लेकिन CRR में सिर्फ कैश में जमा होता है। अब दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट होगा। SLR पे क्या प्रॉफिट होगा? मान लीजिए गोल्ड में जमा किया है, आज कुछ है उसका कीमत, 1-2 साल में उसका बढ़ गया, तो इस पर प्रॉफिट होगा। RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, इसको थोड़ा समझते हैं, ये क्या होता है। PSUs की सिक्योरिटी हुई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई, या ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी वो होती हैं जिनके शेयर के दाम कभी कम नहीं होते हैं, जो हमेशा फ़ायदे में जाती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, PSU की सिक्योरिटीज होती हैं, ये RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं, या और भी कोई अदर सिक्योरिटी जो RBI ने अप्रूव कर रखी है। होता क्या है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? ये एक ऐसा पेपर होता है, मान लीजिए, चलिए इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या PSU की सिक्योरिटीज़ या ब्लू चिप कंपनी, ये सब क्या करती हैं कि जैसे सरकार को पैसों की ज़रूरत है, सरकार को पैसों की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास, RBI के पास जाती है। वो RBI से कहती है कि भाई मुझे पैसे दे दो, तो RBI क्या कहता है कि मुझे कुछ गिरवी रखने को दो। तो सरकार क्या करती है कि एक पेपर निकालती है, पेपर पे वो लिख देती है जितने भी करोड़, जैसे 100 करोड़ है, 100 करोड़ का वो लिख देगी उस पर। एक फिक्स डेट के बाद कहेगी कि मैं पैसे चुका दूंगा और ये जो पेपर है वो सिक्योरिटीज़ में ले लूँगा। तो ये क्या करता है, एक फिक्स डेट रहेगी इस पर, है ना, फिक्स डेट रहेगी, 100 करोड़, और साथ में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट होगा, सपोज 8% इंटरेस्ट है, तो यानी कि 108 करोड़ रुपए एक किसी खास एक निश्चित तारीख पर वो सरकार दे देगी और वो कागज़ ले लेगी। तो ये होती हैं सिक्योरिटीज़। तो ये सिक्योरिटीज़ काफ़ी सेफ़ मानी जाती हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है लेकिन बहुत सेफ़ मानी जाती हैं। क्या समझा आपने कि SLR कोटे में, कैश में भी, गोल्ड में भी, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में भी आप एसेट को रख सकते हैं। इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यस होगा। तीसरा पॉइंट, सभी तरह के बैंकों को मेंटेन करना है, RRB, रूरल, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, सभी, यस, ऑल बैंक्स आर एलिजिबल, ऑल बैंक्स आर एलिजिबल। इतनी बात आपने CRR SLR के बारे में समझ ली। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि अगर नहीं मेंटेन कर पाए तो क्या होगा? CRR SLR अगर नहीं मेंटेन करता है बैंक तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने क्या पूछा है, क्योंकि इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। CRR SLR को अच्छे से समझ लीजिए। CRR कैश रिजर्व रेशो होता है, इसमें सिर्फ कैश में पैसा जमा होता है, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। SLR में 22% होता है, 22% अभी नहीं है उसमें कैश, गोल्ड, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में पैसा जमा होता है, उस पर फ़ायदा होता है, ये आप समझ लीजिए। प्रॉफिट होगा उसके पर और सभी बैंकों के पर अप्लाई होगा। RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आप समझ लीजिए, उसमें क्या होता है कि एक फिक्स डेट पे सरकार आपसे वो कागज़ ले लेगी और कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसा जमा करा देगी। तो ये आपने समझ लीजिए। अब महंगाई कंट्रोल करनी है आपको।
ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम? ताकि आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या होगा इसमें रोल, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इसके द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये हम पढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या पढ़ा, डिमांड कम करनी पड़ेगी। डिमांड कम कैसे होगी, जब मनी सप्लाई कम होगी। और मनी सप्लाई कैसे कम होगी, इसको समझते हैं। CRR और SLR के द्वारा कैसे मनी सप्लाई कम की जा सकती है। एक बैंक है, इसके पास 100 करोड़ जमा होता है किसी फ्राइडे के दिन, 4% माइनस हो गया, 22% माइनस हो गया, टोटल हुआ 26%। 74 करोड़ इसके पास लोन देने के लिए पैसा बचा। समझ गए आप, 74 करोड़। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ सिस्टम करूं, ऐसा कुछ गड़बड़ी करूं, कुछ बना दूं नियम कि आपको 74 की जगह 54% लोन देने को मिल जाए पैसा, सिर्फ आपके पास अवेलेबिलिटी 54% की हो, 54 करोड़ की हो। कैसे? CRR को आप बढ़ा सकते हैं, SLR दोनों को जैसे ही बढ़ाएंगे आपके पास, बैंक के पास उधारी देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। उधारी देने के बाद अब क्या करेगी बैंक, जब किसी को उधार देगी तो पहले जो 10% 20% पे लोन देती थी वो, अब वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा देगी। इंटरेस्ट बढ़ाने के साथ क्या होगा, कम लोग लोन लेंगे क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा देना होगा, और कोई मूर्ख ही होगा जो उस समय ब्याज पे पैसे लेगा। तो उस समय क्या होगा, बहुत कम लोग लोन लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। अब ऐसे भी 100 करोड़ में से अब 54 करोड़ ही दिया जा सकता है, बोरो किया जा सकता है, उधार दिया जा सकता है। तो अपने आप ही मनी सप्लाई कम हो गई। मनी सप्लाई कम होने से डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम होने से क्या हो गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया गया। तो हमको अगर पूछा जाए CRR और SLR, तो CRR SLR को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए। और डिफ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए CRR और SLR को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये आप समझ चुके हैं। तो मैंने क्या क्या बताया अब तक। इन्फ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी का इस्तेमाल होता है। डिफ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए चीप मनी पॉलिसी और इजी मनी पॉलिसी का इस्तेमाल होता है। CRR SLR को बढ़ा देने से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, या इसका यूज किया जाता है। डिफ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए CRR SLR को कम कर दिया जाता है। वास्तव में होता क्या है कि इन्फ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग कम होता है। प्रयोग होता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है CRR और SLR का, जैसे लॉकडाउन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। लॉकडाउन है, सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद है, लोगों का फैक्ट्रियों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, CRR को कम कर देगी। अभी डिफ्लेशन वाली स्थिति है, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी स्लो डाउन है, तो इसको बूस्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए क्या करेगी, इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। पैसा बढ़ाया जाएगा, वो कैसे हो सकता है, जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा बढ़ाने के लिए, तभी तो बढ़ाएगी। तो क्या करेगी, CRR और SLR को कम कर दिया जाएगा। 4% इसको 3% कर देंगे, इसको 18% कर देंगे। तो अब ज़्यादा पैसा उधारी लोन में दिया जा सकता है, तो उससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लोगों का रोज़गार वापस आ जाएगा, और फिर से इकोनॉमी हमारी बूस्ट कर जाएगी, और फिर परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, फिर से अर्थव्यवस्था स्टेबल हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल मेनली उसी लिए होता है। ये कहानी हमारी ख़त्म होती है। आपसे मैंने एक सवाल पूछा है, एक बात सोचने को कहा है कि CRR SLR में अगर इतना मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होगा। इतनी कहानी ख़त्म हो गई। अब हम लोग बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकार क्या करती है, बजट बनाती है। सरकार बजट बनाती है, उसमें वो कई वस्तुओं पे टैक्स लगाती है,
फिर बहुत सारी चीज़ों पे वो पैसे खर्च करती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च करती है, गरीबों के कल्याण के ऊपर खर्च करती है, विकास के ऊपर खर्च करती है। तो इस तरह से सरकार काम करती है, बहुत सी चीज़ों पे टैक्स लगाती है, फिर खर्च करती है। इसके बीच में गैप आ जाता है, कभी कभी नहीं, अक्सर ही गैप आ जाता है कि आमदनी कम होती है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो इस बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को भी उधारी लेनी पड़ती है, सरकार भी उधार लेती है। तो इसीलिए आप घबराए मत, उधार लेना पड़े तो दिक्कत नहीं है, सोचा ना करें, सरकार भी उधार लेती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री भी उधार लगती है, बैंक वाले भी उधार लेते हैं, सभी उधार लेते हैं, उधार पे ही सबका काम चलता है। उधार लेने से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं कि जब गवर्नमेंट को उधारी लेनी होती है बैंक से, स्पेशली आरबीआई से या किसी से भी अगर उधारी लेनी रहती है, तो आप जानते हैं कि जब आप उधार लेंगे किसी से, तो भाई कोई भी ऐसे ही उधार नहीं दे देगा, आपसे कुछ मांगेगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखने को मांगेगा, कोलेटरल रखने को मांगेगा। तो वो क्या करती है सरकार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है, GSEC भी कहा जाता है इसको शॉर्ट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैं बता चुका हूँ कि एक पेपर होता है जिस पे एक निश्चित तारीख पे वो सरकार कहती है हम ले लेंगे और पैसा आपको एक ब्याज के साथ वापस कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट पर सिक्योरिटीज का परचेज एंड सेल होता है। ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है। सिर्फ परचेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, सिर्फ सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का? नहीं, दोनों होता है, परचेज और सेल दोनों होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। इसको अगर आप समझ ले देते हैं तो अब आप समझ लीजिए, जैसे कि सरकार गई आरबीआई के पास, उसने कहा मुझे उधार चाहिए, आरबीआई ने उधार दे दिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने पास रख ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख ली। अब जब भी सरकार वापस लेगी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अपनी सिक्योरिटी लेगी, तो वो पैसा आरबीआई को वापस हो जाएगा। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का खरीद और फरोख्त, खरीदना और बेचना दोनों होता है। ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग महंगाई को कम ज़्यादा करने में कैसे होता है, ये थोड़ा समझते हैं। आरबीआई है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा और ख़रीदा जाता है। समझ गए आप, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा और ख़रीदा जाता है, किससे? आरबीआई से। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए तो आरबीआई को क्या करेगी? सिक्योरिटीज सेल करेगी। इससे आरबीआई को सेल जब करेगी तो उसके पास से मनी आरबीआई से दूर चली जाएगी, मनी सरकार के पास आ जाएगी। आरबीआई के पास मनी कम हो जाएगी। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है तो आरबीआई पैसा सरकार को दे देगी। इससे क्या हो जाएगा? मनी सब कम हो जाएगी आरबीआई के पास। आरबीआई के पास मनी कम हो जाएगी। मनी कम होने से क्या हो जाएगा? ये मार्केट ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट को उधार चाहिए, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GSEC आरबीआई को दे दी, आरबीआई को वो सेल कर दी। आरबीआई से पैसा सरकार के पास आ गया। सरकार पैसा क्या करेगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा देगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा देगी। कुल मिला के अर्थव्यवस्था के अंदर वो पैसा चला जाएगा। अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा यानी मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगी? मतलब महंगाई से लड़ने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में GSEC का मतलब क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा, परचेज किया जाएगा। तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए GSEC OMO के द्वारा, OMO में
जी सेक का सेल किया जाएगा। जैसे सेल करने से क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को दी जाएगी तो वो पैसे दे देगा, तो ओएमओ में सेल किया जाता है, इसमें परचेज किया जाता है। वापस सरकार लेती है जी सेक और फिर उससे पैसा बैंक के पास चला जाता है, इकोनॉमी से बैंक में चला जाता है, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को और उससे आरबीआई सरकार को पैसा देती है और वो पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा दिया जाता है, आपकी अर्थव्यवस्था में चला जाता है वो पैसा, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल होता है या परचेज होता है, तो सेल होता है इन्फ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन से कंट्रोल करने के लिए परचेज होगा, क्योंकि जैसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इन्फ्लेशन से हमें लड़ना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा परचेज करना पड़ेगा, इसके लिए, और इसमें सेल करना पड़ेगा। इतना सिर्फ याद रख लेंगे कि क्या सेल करना है, परचेज करना है, तो भी बहुत है। सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज करते हैं, डिफ्लेशन से डिक्रीज करते हैं, ओएमओ में परचेज करते हैं, आरबीआई परचेज करेगी और ये सेल करेगी। तो ये हम ओपन मार्केट ऑपरेशन का इतना कोई बहुत इस्तेमाल नहीं होता है, इसको बस इतना याद कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। अब आप बात करेंगे हम लोग, इसके बाद आता है बैंक रेट। आपको मैंने एक बात कही थी कि सीआरआर एसएलआर के द्वारा 4 और 22% को अगर नहीं मेंटेन करता है बैंक तो क्या होगा। बैंक रेट पे आते हैं। इसमें बैंक्स आरबीआई से लोन लेती हैं लॉन्ग टर्म, फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म। लंबे समय के लिए इसमें बैंक रेट में लोन लिया जाता है आरबीआई के द्वारा। सभी बैंक क्या करते हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है, ऐसा डिपॉजिटर पैसा मांगने लग गए हैं या किसी को उधारी देनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट ले लेती है पैसा, फिर उसको उधारी में दे देती है। लेकिन बैंक रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, मान लीजिए 9% के करीब होता है। लॉन्ग टर्म लोन लेती है बैंक आरबीआई से बैंक रेट के अंतर्गत। तो अब बैंक रेट का अगर 9% से 10% कर देंगे, यानी कि अगर इन्फ्लेशन से कंट्रोल लड़ना है हम लोगों को, तो बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने से क्या हो जाएगा, लोन और महंगा हो जाएगा, बैंकों के पास पैसा उधारी देने के लिए कम हो जाएगा। ये चीज़ समझ लें। लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग होता है अगर सीआरआर एसएलआर का कोटा आपने मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी लगती है आपको। वो पेनल्टी कितनी होती है, तो वो बैंक रेट से कनेक्ट होती है। ये पेनल्टी बैंक रेट से कनेक्ट होती है। जैसे पहली बार अगर नहीं करते हैं आप, बैंक रेट +3% होती है पेनल्टी। अगर सीआरआर एसएलआर के द्वारा आप कोटे की जो एसेट है जो अपने साथ बैंक को रखनी है वो नहीं रखते हैं तो 3% पहली बार में लगता है, पहली पेनल्टी ये होती है। दूसरी पेनल्टी में 5% बढ़ जाता है बैंक रेट का। तीसरी बार में अब बार बार करेंगे तो लाइसेंस ही रद्द करना पड़ेगा या कोई और बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी, लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। तो ये होता है बैंक रेट का मतलब। सभी आरबीआई क्लाइंट जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी भी एलिजिबल हैं। सभी रेपो रेट के द्वारा पैसे उधार ले सकती हैं बैंक से, आरबीआई से ये सभी पैसे ले सकती हैं। ऑल आरबीआई क्लाइंट प्राइवेट बैंक हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, जितने भी आरबीआई क्लाइंट हैं वो सभी ले सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है कि कौन ले सकता है आरबीआई से रेपो रेट के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन, कौन ले सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रख के मिनिमम 5 करोड़ कौन कौन ले सकता है, तो इसमें आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, वो पैसे ले सकती है आरबीआई से। उसके बाद आता है
कमर्शियल बैंक आ सकते हैं, प्राइवेट बैंक आ सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आ सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक आ सकते हैं, आरआरबीज आ सकती हैं। सभी आरबीआई क्लाइंट इसमें एलिजिबल हैं रेपो रेट के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा की जाएगी गिरवी, वो अगर बैंक लेते हैं, बैंक अगर आरबीआई से उधार लेते हैं तो एसएलआर कोटे वाली नहीं होगी, एसएलआर कोटे वाली नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, एसएलआर कोटे वाली नहीं होगी। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कमर्शियल, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी सभी आरबीआई से लोन लेती हैं। मिनिमम 5 करोड़ गिरवी रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एसएलआर कोटे वाली नहीं, एसएलआर कोटे वाली 22% को छुएंगे भी नहीं है। नहीं तो लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी होगी, बैंक रेट से 3% पहली बार में ज़्यादा है, दूसरी बार में 5% ज़्यादा है। ये रेपो रेट हुआ। रेपो रेट को आपने समझ लिया, तो अब हम समझेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से 1% कम होता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा 1% कम होता है। और इसमें क्या होता है कि आरबीआई लोन लेती है बैंकों से। जी हाँ, आरबीआई लोन लगती है जब गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, तो आरबीआई क्या करती है, बैंक से लोन लेती है। अब आरबीआई लोन लेगी तो अब बैंक तो ऐसा है नहीं कि भाई हमने लोन लिया था तो आपने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मांगी थी, अब आप लेंगे तो हम भी मांगेंगे, इस तरह का होता है। तो इसमें आरबीआई जी-सेक गिरवी रखनी पड़ेगी। ये सिंपल है। रिवर्स रेपो रेट को उतना बहुत ध्यान से आपको नहीं पढ़ना है, समझना है बस कि रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है। इसमें आरबीआई पैसा उधार ये लेती है। समझना हमको रेपो रेट था बहुत अच्छे से मालूम। अक्सर बच्चों को क्या होता है कि रेपो रेट में बैंक लोन लेती है रिजर्व बैंक से, और वही जब रिजर्व बैंक वापस ले लेती है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ऐसा नहीं है, आपने समझ लिया। तो आप क्या समझे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं, एलएएफ। क्यों? मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा। मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है रेपो रेट के द्वारा। कैसे? मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, बैंक के पास डिपॉजिटर ने पैसा जमा कराया, लोन दे दिया बोरोवर को, उधारी में दे दिया। अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, बहुत सारे बोरोवर आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, भाई हमारा पैसा वापस दे दो। तो बैंक क्या करेगी, बैंक क्या करेगी, वो आरबीआई के साथ कहेगी भाई मुझको कुछ उधार दे दो। तो आरबीआई पैसे दे देती है और बैंक, इसको कहा जाता है रेपो रेट। बैंक जब आरबीआई से लेती है तो रेपो रेट कहा जाता है। अभी उसी पे फोकस करेंगे हम। बैंक आरबीआई से लेती है और फिर आरबीआई कुछ चार्ज करता है ब्याज। मान लीजिए वो 5% चार्ज करता है ब्याज। बैंक के पास पैसा अब आ गया, अब ये लोन देगी। लोन कितने पे देगी, ये कम से कम 10% देगी, 2 गुना दे देगी 10%। 5% का अपना खुद फ़ायदा होगा, स्टाफ की सैलरी दे देगी और अपना बैंक मेंटेन करेगी और कुछ प्रॉफिट ले लेगी। अब सपोज ये समझिए कि 5% की जगह आरबीआई ने कहा कि अब मैं रेपो रेट को 10% कर दूंगा। बैंक लोन लेगी तो अब ये 20% में उधारी देंगे। तब तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो लोन लेगा, बस वो ही लेगा जो इमरजेंसी होगी, जिसको बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी और उससे महंगाई कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो रेपो रेट में क्या किया जाता है कि रेपो रेट को बढ़ा के महंगाई को कम किया जाता है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो जाता है, लोन महंगे हो जाते हैं, लोन महंगे होने से डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने से महंगाई फिर वापस आ जाती है, नॉर्मल पे कम हो जाती है। तो हमें अगर इन्फ्लेशन से कंट्रोल, इन्फ्लेशन से लड़ना है तो हम लोगों को रेपो रेट बहुत बड़ा टूल होता है उसके लिए। रेपो रेट क्या किया जाता है, अगर अब आ गए हम यहाँ पर,
रेपो रेट। रेपो रेट को क्या किया जाएगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। इन्फ्लेशन से लड़ना है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, और अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो रेपो रेट को कम किया कर दिया जाएगा, जिससे लोन सस्ता हो जाएगा। समझ लेते हैं फिर से। रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है, वो लोन जितना सस्ता होगा उतना ही सस्ता बैंक दूसरों को लोन देगी, और जितना सस्ता लोन होगा ज़्यादातर लोग लोन वो ले लेंगे, और फिर वो उससे डिमांड करेंगे और ख़रीदारी करेंगे, उससे महंगाई बढ़ेगी। थोड़ा समझने की इसको कोशिश करते हैं, ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आया होगा। जैसे एक कार है, बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, ये है 1 लाख की। आपकी सैलरी है 20,000। आज आपको सैलरी मिली, आप कार खरीदने जाते हैं, आप नहीं खरीद पाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। बैंक से लोन लेके आप क्या करेंगे, 80,000 का लोन लेंगे और फिर आप कार खरीद लेंगे। 80,000 का लोन लेने के लिए आपको मान लीजिए 5% का ब्याज देना पड़ता है। 5% का ब्याज आपको देना पड़ता है, तो आप लोन ले लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, कार लेके घर आ जाते हैं। अगर बैंक कहे कि मैं कार लोन 5% की जगह अब 20% दूंगा, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए, मैं 20% दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा, तो अब जो 50 लोग थे, 100 लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उनमें कई सारे लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 20,000 किसी की सैलरी है, कार 1 लाख की खरीदने जा रहा है, बैंक से वो लोन लेता है, 5% पे लोन है, वो ले लेता है। लोन की कीमत, लोन का ब्याज अगर 20% कर दिया जाता है, तो जो बहुत सारे लोग थे उसमें क्या करेंगे, कुछ लोग इरादा कार लेने का छोड़ देंगे, इरादा कार लेने का कम कर देंगे बिल्कुल। इससे क्या हो जाएगी, इस कार की डिमांड कम हो जाएगी। समझेंगे, इस कार की डिमांड कम हो जाने से क्या हो जाएगा कि कार कंपनी को अपनी सैलरी भी देनी है, प्रॉफिट भी लेना है, वर्कर को भी सैलरी देनी है, और कंपनी को भी मेंटेन करना है। तो क्या काम करेगी, इसका 1 लाख से थोड़ा सा 90,000 दाम कम कर देगी। डिमांड कम हो जाने से कार का दाम कम हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, और 90,000 या 80,000 हो जाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। फिर क्या होगा, मान लीजिए कुछ लोगों को डायरेक्ट भी तो खरीदनी होगी, ऐसा तो थोड़ी है कि हर आदमी ही लोन पे लेता है, कुछ लोग डायरेक्ट कैश भी देते हैं, तो उनको सस्ते में मिल जाएगी, इन्फ्लेशन से कंट्रोल कर लिया जाएगा। फिर समझते हैं, कोई व्यक्ति लोन लेता है बैंक से 5% में, कार खरीदता है, खुशी खुशी चला जाता है घर। लेकिन अगर ये लोन महंगा हो जाए तो कुछ लोग उसको ड्रॉप कर देंगे कि नहीं अभी हम नहीं लेते हैं, तो कार कंपनी क्या करेगी, उसके दाम को कम कर देगी, ताकि हमें उतना प्रॉफिट तो हो जाए, नहीं तो हम अपनी सैलरी कैसे दे पाएंगे जब डिमांड ही एकदम मतलब कम से कम बिकेगी कार, तो उसके लिए वो कीमत कम कर देते हैं। कीमत कम करते ही क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। कीमत कम होते ही क्या हो जाएगा, लोग डिमांड करने लग जाएंगे। फिर वो डिमांड कम, कौन सी कीमत, डिमांड बढ़ेगी तो कम कीमत वाली चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और पर्पज़ क्या था हमारा, इस कार की कीमत को कम करना, वो कार की कीमत कम हो गई। इसी तरह से आरबीआई और बैंक मिलजुल कर महंगाई को कंट्रोल करते हैं। महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, ये अब आपने समझ लीजिए। कौन कौन से टूल थे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स में आपने CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है वो समझ लीजिए। बैंक रेट क्या होता है ये समझ लिया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझ लिया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा कैसे महंगाई कम कंट्रोल होती है ये आपने समझ लिया। लास्ट में बचता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके द्वारा क्या किया जाता है, बस इसको समझ लेते हैं, ये लास्ट है।
उसके बाद हमारा पूरा ये बैंकिंग का ऑपरेशन है, बैंकिंग सिस्टम का ऑपरेशन है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अब मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी होता है कि आरबीआई से लोन लिया जाता है। पहली बात इसमें क्या करते हैं, बैंक आरबीआई से लोन लेती है। जब बैंकों के पास बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है, तो उस अवस्था में बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में, रेपो रेट के में भी इमरजेंसी में लिया जाता है, लेकिन ये एक्सट्रीम इमरजेंसी है, इसीलिए एमएसएफ। अब इसमें क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट लिया जाता है, वो रेपो रेट से ज़्यादा होता है, अक्सर 1% ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, क्या इसमें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा? गिरवी सिर्फ बैंक रेट में ही नहीं रखा जाता है, सिर्फ ध्यान रखेंगे, कोलेट्रल कुछ भी नहीं देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म लोन होता है ये, इसमें कोलेट्रल कुछ नहीं देना पड़ता है, लेकिन और इसमें सभी बैंक एलिजिबल होते हैं, आरबीआई के सभी क्लाइंट एलिजिबल होते हैं। अब हम एमएसएफ की बात करेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें बैंक आरबीआई से लोन लेती है, इसका ब्याज रेपो रेट से ज़्यादा होता है 1%, और इसमें जो कोलेट्रल यानी कि जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा होगी वो होगी एसएलआर कोटे वाली। मैंने क्या बताया कि रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो लोन लिया जाएगा उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखी जाएगी वो एसएलआर वाली नहीं होगी। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है बैंक के पास कि अब उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी नहीं बची है, डिपॉजिटर का पैसा भी नहीं है, सभी पैसा लोन में दिया जा चुका है। अब उसको कैसे भी करके डिपॉजिटर का पैसा देना है, तो क्या करेगी? पैनिक स्थिति ना हो तो वो एसएलआर कोटे वाली, तब बैंक अलाउ करती है कि आप एसएलआर कोटे वाली अलाउ कर सकते हैं जी ये सेक। तो एसएलआर कोटे वाली का इस्तेमाल होगा जी सेक का। मिनिमम 1 करोड़ इसका होता है, 1 करोड़ लेना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर कोटे वाली जमा होगी, ठीक है। अब ये कितना हो सकता है, मतलब समझिए इस चीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मान लीजिए आपने 22% की 22% खरीद ली, तो क्या अब सभी की आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के द्वारा लोन ले लेंगे? फिर तो आप वही काम करेंगे कि ये वाला भी मेंटेन नहीं किया, फिर लोन भी दे दिया, डबल से डबल फ़ायदा, फिर उधार भी दे दिया, फिर उससे और इंटरेस्ट कमाया, और ये वाला भी जमा आपने नहीं किया। तो क्या करते हैं, इसके लिए आरबीआई ने नियम बताया कि एनडीटीएल यानी कि डिमांड टाइम लायबिलिटी जो नेट होगी उसका 0.75% आपको ही प्रयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है 0.75% ऑफ NDTL, डिमांड टाइम लायबिलिटी नेट जो है उसका 0.75%। जैसे कि 100 करोड़ है NDTL, तब से हम यही देख रहे हैं, तो इसका 75 लाख की जी से का प्रयोग करेंगे और उससे आप लोन लेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के द्वारा। तो ये था हमारा पूरा ऑपरेशन, आपने बैंकिंग ऑपरेशन समझ लिया, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब इससे अच्छे से कोई आपको बता नहीं पाएगा, तो ये आप अच्छे से समझ लें। इसमें अब क्या बचा कि अब वर्तमान में क्या चल रहा है, ये मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूँ, देख के लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको, वैसे आप एग्ज़ाम हो तो आप तुरंत देख लेंगे। अब मैं ये सारा हटा दूँ एक बार, फिर मैं एक बार रिकैप करेंगे हम लोग, तो ख़त्म हो जाएगा ये सारा काम, ये सब ख़त्म हो जाएगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। CRR 4% होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल है 3%। क्या होता है, ओनली कैश में जमा होता है, नो प्रॉफिट। क्या करना पड़ेगा, अगर महंगाई से लड़ना है तो CRR बढ़ाना पड़ेगा, डिफ्लेशन से लड़ना है तो CRR को कम करना पड़ेगा। SLR 22% होता है, अभी है 18.75%। अच्छा एक बात बता दो, 1% बराबर होता है 100 बेसिस पॉइंट, यानी कि अगर कहा जाए कि 25 पॉइंट बढ़ाए गए, तो अगर 3% पर अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए जाएंगे तो 3.25 हो जाएगा।
इसको समझाना था बस कि कैसे बेसिस पॉइंट का क्या प्रयोग है, ये आप समझ लीजिए। SLR 18.75% होता है। वर्तमान में ये है इस समय लॉकडाउन की वजह से कैश, गोल्ड, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। प्रॉफिट होगा, यस प्रॉफिट होगा। इन्फ्लेशन महंगाई से लड़ने के लिए CRR को SLR को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा OMO। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल भी की जाती है और परचेज भी की जाती है। सेल परचेज दोनों होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल करने का क्या मतलब हुआ है, गवर्नमेंट RBI को GSEC दे देगी, RBI मनी दे देगी। मनी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी इकोनॉमी में आ जाएगी। इकोनॉमी में आने से, मनी सप्लाई बढ़ने से, डिफ्लेशन से लड़ेंगे आप। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कम हुई है वो बढ़ जाएगी। इसको आपको समझना है। OMO में ये होता है। आते हैं बैंक रेट। बैंक रेट वर्तमान में कितना है, 4.65% है। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है। बैंक RBI से लॉन्ग टर्म में लोन लेती है, कोई कोलेटरल नहीं जमा होता, कोई नो कोलेटरल, कोई कोलेटरल जमा नहीं होता है, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म में लोन लिया जाता है। रेपो रेट है इस समय कितना चल रहा है, रेपो रेट चल रहा है 4.40। रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक्स RBI से लोन लेती हैं। बैंक RBI से लोन लेती है, इसमें गिरवी रखना पड़ता है, यस GSEC। SLR कोटे वाली नहीं। रेपो रेट 4.4% होता है। इसमें SLR कोटे वाली सिक्योरिटीज नहीं आप दे सकते हैं। इसमें RBI के सभी क्लाइंट एलिजिबल हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल बैंक्स, प्राइवेट, कमर्शियल, सभी तरह के बैंक इसमें एलिजिबल है। रेपो रेट के द्वारा ये RBI से पैसे उधार ले सकते हैं। इसमें गिरवी GSEC रखनी रहती है, SLR कोटे वाली आपको नहीं रखनी रहती है। महंगाई अगर आपको कंट्रोल करना है तो रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। रेपो रेट को बढ़ाने से आपका ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट, वो बढ़ जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगे से लोग कम डिमांड करेंगे, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। रिवर्स रेपो रेट बताने की ज़रूरत नहीं है। जब RBI बैंक से लोन लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वहाँ भी वो गिरवी रखती है। MSF रेपो रेट के द्वारा मिनिमम 5 करोड़ लिया जाता है। MSF इसमें जो SLR कोटे वाली GSEC का प्रयोग होता है, इसमें SLR कोटे वाली GSEC का प्रयोग होता है। MSF इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है। रेपो रेट से 1% ज़्यादा होता है। SLR कोटे वाली GSEC का प्रयोग इसमें होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, और इसमें RBI के सभी क्लाइंट एलिजिबल नहीं है। ओनली और ओनली स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स, यानी कि RBI एक्ट होता है 1934 के अंदर, जो सेकंड स्केड्यूल के अंदर जितने भी बैंक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल हैं MSF के द्वारा लोन लेने से। कोई भी लोन नहीं लेगा, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी। सिर्फ RBI एक्ट के द्वारा जो सेकंड स्केड्यूल में जितने भी बैंक है, सिर्फ और सिर्फ वही ले सकते हैं। और वो बैंक होते हैं जो पेड अप कैपिटल, जिनका 5 लाख होता है। ये अभी शायद रिवाइज हो गया है। पेड अप कैपिटल यानी कि 5 लाख की आपकी जो डिपॉजिट है वो आपको वापस मिलेगी। पेड अप कैपिटल 5 लाख। और जो अपने कस्टमर की प्रोटेक्शन की शपथ खाए रहते हैं, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करना ही है, उनके हित को रक्षा करनी है, वो
ये सेकंड स्केड्यूल में बैंक होते हैं, तो सिर्फ वही और वही एमएसएफ के द्वारा लोन ले सकते हैं। तो ये बात आपने समझ ली। एमएसएफ के द्वारा, एमएसएफ क्या होता है, ये सब क्या होता है, कैसे महंगाई से लड़ा जाता है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आरबीआई कैसे लड़ती है, तो ये आपने समझ लिया। तो ये बैंकिंग ऑपरेशन से संबंधित ये सभी जानकारी थी। अभी हमारा इकोनॉमिक्स में बचा है कि डिमांड सप्लाई होती है, प्राइस कम ज़्यादा होती है, कितने तरह के